नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल रिमाइंड यूट्यूब चैनल के एक न्यू लेक्चर में। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे अपने सॉइल मैकेनिक्स का लास्ट टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स और सॉइल एक्सप्लोरेशन हमारा बच गया था, जिसको आज हम डिस्कस कर लेंगे और हमारा सॉइल मैकेनिक्स पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे कोई नया सब्जेक्ट, जो आप लोग सजेस्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे नया सब्जेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इसको, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स में हमें ये देखना कि भाई फेल्योर कैसे होता है और किस टाइप के स्लोप्स होते हैं, और फिर उनमें क्या क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की इक्वेशंस क्या होती हैं, यही हमें देखना है। तो कहीं यदि स्लोप्स हैं, स्टेबल स्लोप्स हैं, तो स्लोप फेल कैसे हो सकती हैं, पहले ये देखते हैं हम। तो स्लोप फेल ऐसे हो सकती हैं कि या तो उनमें कौन कौन से फोर्सेस उस स्लोप को फेल होने में एक्ट करते हैं, ये कौन कौन से फोर्सेस होते हैं उसको हमें देखना है। तो एक फोर्स होता है, पहला तो ग्रेविटी फोर्स होता है, उसके बाद होता है सीपेज फोर्स। अर्थक्वेक फोर्स भी काम करता है। सडन ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर टेबल यदि हो रहा है तो उसकी वजह से जो क्या कहते हैं आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी फेल्योर के चांसेस रहेंगे। एरोजन ड्यू टू वाटर और एक्सकेवेशन नियर द स्लोप्स, ये सारे रीजन्स होते हैं, ये सारे जो फोर्सेस होते हैं ये अपना पार्ट प्ले करते हैं इन फेल्योर ऑफ स्लोप्स में। स्लोप के फेल्योर में ये अपना पार्ट प्ले करते हैं। ग्रेविटी फोर्स, सीपेज फोर्स, अर्थक्वेक, सडन ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर टेबल, इरोजन ड्यू टू वाटर एंड एक्सकेवेशन नियर द स्लोप। तो स्लोप दो टाइप के होते हैं, मेनली में ब्रॉड कैटेगरी में हम दो टाइप के स्लोप देखते हैं। एक होता है इनफाइनाइट स्लोप और एक होता है फाइनाइट स्लोप। तो इनफाइनाइट स्लोप क्या होता है? इनफाइनाइट स्लोप वो होता है, इनफाइनाइट स्लोप वो स्लोप है जो कि ये एक सरफेस डिनोट कर रहा, बाउंड्री सरफेस डिनोट कर रहा ऑफ ए सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास। मतलब सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास का मतलब क्या है कि उसका एरियल एक्सटेंट जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट एरिया में फैला हुआ है। और उस सॉइल मास, उसका जो सरफेस है, उस सरफेस को जो डिनोट कर रहा बाउंड्री सरफेस को, वो स्लोप आपका होगा इनफाइनाइट स्लोप। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, इनफाइनाइट स्लोप है तो उसके नीचे, मतलब इनफाइनाइट स्लोप के आप यदि एक सेम डेप्थ पे डिफरेंट जगह पे यदि आप क्या कहते हैं सॉइल की प्रॉपर्टी देखेंगे या सॉइल की प्रॉपर्टी देखेंगे डिफरेंट, तो सेम आएंगी। और फेल्योर कैसे होता है? अब इनफाइनाइट स्लोप है तो इनफाइनाइट स्लोप में जो फेल्योर होगा वो होगा स्लाइडिंग की वजह से होगा, और जो स्लाइडिंग होगी वो होगा पैरेलल टू ग्राउंड स्लोप। जो ग्राउंड स्लोप होगा उसके पैरेलल ही स्लाइडिंग हो रही होगी फेल्योर के टाइम पे। तो फेल्योर इसका स्लाइडिंग से होगा और पैरेलल टू ग्राउंड स्लोप होगा। तो अभी इनफाइनाइट स्लोप में हम देखते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस के दो चीज़ें पहले हमें पता होनी चाहिए, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस आपका काम लगेगा आपका शियर स्ट्रेस निकालने के लिए, और शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस आपका नीचे पोर्शन में आएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टाइम पे। तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है आपका गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा। नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन इक्वल टू होता है आपका गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा। टेंजेंशियल स्ट्रेस आपका या शियर स्ट्रेस जो होता है टाउ, ये होता है आपका गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा। बीटा आपका यहाँ पे है स्लोप एंगल विद हॉरिजॉन्टल, और फाई है आपका इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फाई भी आगे आएगा। जेड आपका क्रिटिकल, आपका डेप्थ है, डेप्थ आपका है डेप्थ ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन बिलो द सेक्शन कंसीडर्ड। मतलब आपने जो सेक्शन कंसीडर किया उसकी कितने डेप्थ नीचे क्रिटिकल सेक्शन है, वो होता है जेड। तो ये आपको दोनों याद करनी कि सिग्मा एन इक्वल टू गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा और टाउ इक्वल टू गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा। इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिहाज से तो इतना डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो याद तो करना ही पड़ेगा बाद में भी, तो अभी याद कर लो। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है आपका शियर स्ट्रेंथ अपॉन शियर स्ट्रेस, मतलब कितना स्ट्रेंथ है उस स्लोप की, कितना स्ट्रेंथ है अपॉन कितना शियर स्ट्रेस आ रहा है उस पर, ये होता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो शियर स्ट्रेंथ का आपको फार्मूला पता ही होगा, शियर स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है सी प्लस सिग्मा एन बार tan फाई, और टाउ आपका इस फार्मूले से आ जाएगा गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा से। अब आ जाते हैं हम दो कोहेजनलेस सॉइल और कोहेसिव सॉइल को अलग अलग स्टडी करते हैं। तो कोहेजनलेस सॉइल में क्या हो जाएगा, उसमें शियर स्ट्रेंथ में सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और कोहेसिव सॉइल में सी प्रेजेंट रहेगा। तो हम कोहेजनलेस सॉइल और कोहेसिव सॉइल को अलग अलग देखते हैं। और तो कोहेजनलेस सॉइल में मान लीजिए आपका पहला ड्राई या मॉइस्ट स्लोप वाला केस है, पहला केस है ड्राई या मॉइस्ट स्लोप है। तो ड्राई या मॉइस्ट सॉइल है इस समय, तो उस समय फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा? तो ऊपर सिग्मा एन बार की जगह क्या आएगा, गामा जेड आएगा, गामा जेड का स्क्वायर बीटा आएगा, और नीचे टाउ की जगह आएगा गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा। तो गामा जेड तो कट गया,
और एक ऊपर कॉस बीटा बचा और नीचे क्या बचा साइन बीटा, ऊपर कॉस बीटा बचा। साइन बीटा बाई कॉस बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आ गया, टेन फाइव बाई टेन बीटा। और सेम इसी तरह सबमर्ज स्लोप में होगा। सबमर्ज्ड वाला वो वाला केस जब तुम्हारा फ्लो नहीं हो रहा, मतलब स्लोप के थ्रू फ्लो नहीं हो रहा, अभी सिर्फ सबमर्ज्ड है, तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन दोनों केस में, ड्राई या मॉइस्ट और सबमर्ज्ड दोनों केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा टेन फाइव बाई टेन बीटा। ये कोहेजनलेस वाला केस है। और तीसरा केस आपका जो है, जो इम्पोर्टेंट है, तीसरा केस ये है कि आपका स्टडी सीपेज हो रहा है, स्लोप के अलोंग स्टडी सीपेज हो रहा है। जब तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा वाटर पूरा टॉप लेवल तक हो, या फिर किसी इंटरमीडिएट लेवल पे भी वाटर लेवल हो सकता है आपका। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लो, मतलब आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस केस में निकालना जब तुम्हारा एच डेप्थ पे हो, मतलब क्रिटिकल सेक्शन से एच डेप्थ ऊपर हो। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस समय क्या होगा, 1 माइनस गामा डब्ल्यू एच अपॉन गामा एवरेज जेड, 1 माइनस गामा डब्ल्यू एच अपॉन गामा एवरेज जेड, टेन फाइव बाई टेन बीटा। ये इंपॉर्टेंट है। अब गामा एवरेज क्या होता है, गामा एवरेज होता है तुम्हारा एवरेज, उसकी एवरेज यूनिट वेट जो आपका सेक्शन है। तो एवरेज यूनिट वेट क्या होगा, उस सेक्शन के ऊपर जहाँ पे ग्राउंड लेवल से ऊपर, वहाँ तो आपका तुम्हारा बल्क कंडीशन में सॉइल, और नीचे आपका क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन में है। तो गामा एवरेज क्या होगा, गामा एवरेज होगा गामा बी जेड माइनस एच प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू एच अपॉन जेड। ये आपका आ जाएगा गामा एवरेज, यहाँ से आ जाएगा, आप वहाँ पुट कर देना, एच आपका दिया रहेगा, जेड दिया रहेगा, टेन फाइव टेन बीटा दिया रहेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। दूसरा केस होता है कि इसी का एक सब केस ये है कि यदि मान लो आपका एच इक्वल टू जेड हो जाए, मतलब कि आपका टॉप लेवल से फ्लो कर रहा हो, एच इक्वल टू यानी वाटर इज फ्लोइंग एट ग्राउंड लेवल, तो उस समय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस समय होता है तुम्हारा गामा डैश बाई गामा सैचुरेटेड टेन फाइव बाई टेन बीटा। क्योंकि यदि यहाँ पे रखोगे, यदि आप गामा एच इक्वल टू जेड यदि हो जाएगा, एच इक्वल टू जेड हो जाएगा, तो गामा एवरेज की जगह क्या आ जाएगा, गामा एवरेज की जगह आ जाएगा गामा सैचुरेटेड, गामा एवरेज की जगह आ जाएगा गामा सैचुरेटेड, और आपका उधर क्या कहते हैं, ये एच इक्वल टू जेड है, तो यहाँ पे ऊपर ये एच, ये दोनों कट के वन हो गया। अब गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू हो जाएगा गामा डैश, और वही आ गया गामा डैश बाई गामा सैचुरेटेड टेन फाइव बाई टेन बीटा। और इसको आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट जो होता है वो डबल होता है आपका सबमर्ज्ड यूनिट वेट के। तो इसको मतलब अप्रॉक्सीमेटली होता है, ऐसा हम पूरा एकदम नहीं होता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए यदि आपका गामा डैश और गामा सैचुरेटेड दिया है तो आप उससे निकालो, यदि नहीं दिया है तो आप हाफ वाला से निकाल सकते हो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू हाफ टेन फाइव बाई टेन बीटा से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि यदि मान लो तुमने कोई ड्राई या मॉइस्ट का कंडीशन था, तुमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी टेन फाइव बाई टेन बीटा से दिया था, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया तुमने 1.5 मान लो दे दिया, और उसके बाद आया कि आपका पूरा का पूरा सबमर्ज्ड हो गया, अब स्लोप आपका सबमर्ज्ड हो गया और स्टडी सीपेज होने लगा। तो स्टडी सीपेज होने लगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब 1.5 तुमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया था, वो तुम्हारा घट के आधा हो गया, 0.75 हो गया। तो 0.75 फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या हो गया, वो तो फेल हो गया, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ जो हो गया वो स्ट्रेस से कम हो गया, तो आपको उसी समय वो फेल हो गया। तो इसीलिए क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा ग्रेटर देन 2 लेते हैं, क्योंकि 2 से यदि बड़ा रहता वही फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो आप 2.4 लिए होते, 2.4 लिए होते तो यदि आपका घटता भी तो क्या होता, 1.2 हो जाता ना, आधा भी हो जाता। तो इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा ग्रेटर देन 2 लिया जाता है। तो ये हो गया आपका केस। अब आ जाते हैं उसके बाद कोहेसिव सॉइल, ये कोहेजनलेस सॉइल का केस हो गया। अब आ जाते हैं कोहेसिव सॉइल के केस में। कोहेसिव सॉइल में भी वही कंडीशंस हैं, ड्राई या मॉइस्ट, सबमर्ज्ड और स्टडी सीपेज के केसेस। लेकिन ये वाले केसेस क्या हैं, ज़्यादा लेंदी और ये पूछे नहीं जाते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आप देख लो। तो पहला है ड्राई या मॉइस्ट का केस। तो ड्राई या मॉइस्ट केस में क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू शियर स्ट्रेंथ अपॉन शियर स्ट्रेस लिखना है। तो शियर स्ट्रेंथ की जगह क्या लिखा जाएगा, सी प्लस सिग्मा एन बार टेन फाइव। तो सिग्मा एन बार की जगह रख दो आप गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा, और आप टाउ की जगह रख दो गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा, जो आपने ऊपर देखा था। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, सी प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा टेन फाइव अपॉन गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा। अब इसमें ये होता है कि बीटा तुम्हारा लेस देन 5 हो, बीटा मतलब तुम्हारा है स्लोप एंगल है विद हॉरिजॉन्टल। यदि बीटा लेस देन 5 है तो हमेशा ये स्टेबल स्लोप होगा, बीटा लेस देन 5 है तो स्टेबल स्लोप होगा। लेकिन बीटा ग्रेटर देन 5 है तब उसमें स्टेबल और अनस्टेबल दोनों का केस हो सकता है बीटा ग्रेटर देन 5 में। तो बीटा ग्रेटर देन 5 में स्टेबल कब तक होगा,
अप टू जेड इक्वल टू एच सी तक, मतलब कि क्रिटिकल हाइट तक या क्रिटिकल हाइट तक जेड इक्वल टू एच सी तक तुम्हारा क्या होगा, स्टेबल रहेगा। और जेड ग्रेटर देन एच सी पे, मतलब ये तुम्हारा डेप्थ एच सी से ऊपर जाता है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब इसमें फिर एक टर्म और आता है टेलर स्टेबिलिटी नंबर का। टेलर स्टेबिलिटी नंबर क्या होता है, ये होता है सी अपॉन गामा एच सी। सी अपॉन गामा एच सी, सी आपका कोहेजन, गामा आपका यूनिट वेट हो जाएगा, एच सी हो जाएगा आपका क्रिटिकल हाइट। तो एस एन इक्वल टू सी अपॉन गामा एच सी हो जाएगा। ये एक यूनिटलेस नंबर है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू एच। फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू एच क्या होता है, एच सी बाई एच। एच सी अपॉन कैपिटल एच जो होता है वो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू एच। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फाइव भी लिख सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू फाइव होता है 10 फाइव अपॉन 10 फाइव एम। तो ये 5 एम वाले जो हैं वो है मोबिलाइज्ड कोहेजन। मोबिलाइज्ड मतलब कितना यूज हुआ है, तो मतलब टोटल आपके पास 5 अवेलेबल था, आपने यूज किया 5 एम, तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, 10 फाइव अपॉन 10 फाइव एम। उसी तरह आपका सी के कोहेजन के टर्म में भी आप लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को। फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या होता है, वो होता है सी अपॉन सी एम, टोटल कोहेजन अपॉन मोबिलाइज्ड या यूटिलाइज्ड कोहेजन। अब एस एन में आपका सी अपॉन गामा एच सी है। एच सी की जगह आप और क्या लिख सकते हो, ऐसे एच सी की जगह आप लिख सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू एच भी लिख सकते हो। तो एस एन का फार्मूला आप बन जाएगा एस एन इक्वल टू सी अपॉन गामा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू एच। सी अपॉन गामा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू एच। और एस एन की आपकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होती है, पूछी जाती है कई बार कि एस एन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होती है वो होती है 0.261। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस एन, टेलर स्टेबिलिटी नंबर का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ये होता है 0.261। अब सबमर्ज्ड का केस और स्टडी सीपेज का केस। सबमर्ज्ड का केस और स्टडी सीपेज के केस में आपको कुछ नहीं करना। ऊपर वाले इक्वेशन में आपको, यदि आपका सबमर्ज्ड केस है तो आपको गामा की जगह गामा डैश रख देना है, और स्टडी सीपेज का केस है और एच इक्वल टू जेड है तो आपको क्या करना है, ऊपर तो गामा डैश रहेगा और नीचे गामा सैचुरेटेड आ जाएगा, ठीक है, टाउ में। बस यही करना है। अब ये कहीं पूछता नहीं है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये एस एन वगैरह वाले और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाले हैं, यही पहला केस ही आपको याद ध्यान रखना है। पहला केस कोहेसिव का पहला केस ध्यान रखना है, और कोहेजनलेस के तीनों केस ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ फाइनाइट स्लोप, ठीक है। स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ फाइनाइट स्लोप क्या आ जाते हैं, तो ये फाइनाइट स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइनाइट स्लोप वो स्लोप होगा जिसका फाइनाइट एरियल एक्सटेंट होगा। फाइनाइट एरियल एक्सटेंट होगा उस स्लोप के बाउंड्री सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो तुम्हारा होगा फाइनाइट स्लोप। तो फाइनाइट स्लोप में जो फेल्योर होता है वो तुम्हारा होता है रोटेशन की वजह से। मतलब सॉइल क्या होता है, किसी फेल्योर सरफेस के अलॉन्ग रोटेट कर जाता है। मतलब एक ऊपर का सरफेस जो, मतलब ऊपर का एक बेस टाइप का होगा, वो अपर वाला पोर्शन लोअर वाले पोर्शन के रेस्पेक्ट में रोटेट कर जाएगा। तो ये रोटेशन की वजह से फेल होते हैं तुम्हारे जो फाइनाइट स्लोप्स होते हैं। और जो आपका फेल्योर सरफेस होगा, अब रोटेशन हो रहा तो फेल्योर सरफेस या तो होगा सर्कुलर या होगा स्पाइरल। सर्कुलर या स्पाइरल यही होता है। अब इसमें फेल्योर में भी, जो आपके फाइनाइट स्लोप के फेल्योर में भी क्या होते हैं, दो मेन चीज़ें हो सकती हैं। या तो स्लोप या तो आपका क्या होता है, बहुत स्टीप स्लोप हो, बहुत स्टीप स्लोप होगा तो स्लोप फेल्योर होगा। और एक केस ऐसा हो सकता है कि आपका स्लोप तो आपका फ्लैट स्लोप ही है, लेकिन क्या है, आपका सॉइल मास जो है आपका बेस पे आपका क्या है, सॉइल मास आपका सॉफ्ट या वीक है। सॉइल मास आपका बेस पे सॉफ्ट या वीक है तो भी आपका क्या होगा, बेस फेल्योर हो सकता है। तो ये दो फेल्योर आपका मेजर जो आपका होता है, यही दो फेल्योर होते हैं। एक होता स्लोप फेल्योर और एक होता आपका बेस फेल्योर। अब स्लोप फेल्योर में भी दो फेल्योर होते हैं, स्लोप फेल्योर में भी आपके दो फेल्योर होते हैं। तो स्लोप फेल्योर में पहला फेल्योर आपका जो होता है वो होता है फेस फेल्योर, और दूसरा फेल्योर आपका होता है टो फेल्योर। पहला फेस फेल्योर और दूसरा टो फेल्योर। तो स्लोप फेल्योर आपका फेस फेल्योर में क्या होगा, फेस फेल्योर देखो, स्लोप का फेल हो रहा है तो आपका होगा तो दोनों ही केस में, चाहे आपका फेस हो चाहे टो हो, दोनों में स्टीप स्लोप ही होगा। बस अंतर यहाँ आएगा कि फेस फेल्योर में आपका जो होता है सॉइल, फेस फेल्योर में सॉइल आपका जो होता है फेस के नीचे, मतलब फेस के नीचे जो है वो आपका रिजिड है। फेस के नीचे आपका जो सॉइल है वो रिजिड है एज कंपेरिजन टू अबव। मतलब ऊपर के कंपेरिजन में नीचे आपका जो है सॉइल, जो टो के नियर जो सॉइल है वो आपका रिजिड है। तो फिर आपका ऊपर की तरफ आपका यदि सॉफ्ट पड़ गया तो ऊपर फेस की तरफ फेल हो जाएगा।
और टो फेलोर में क्या, टो फेलोर में भी स्टीप स्लोप है, और जब तुम्हारा सॉइल मास होमोजीनियस है अबव एंड बिलो द टो, मतलब सॉइल का जो टो है मतलब स्लोप का टो होगा और नीचे बेस होगा, तो टो के ऊपर और टो के नीचे, टो के ऊपर और टो के नीचे तुम्हारा सॉइल मास होमोजीनियस है और स्टीप स्लोप भी है, तो तुम्हारा क्या होगा, टो फेलोर होता है। अब बेस फेलोर में क्या होता है, बेस फेलोर में होता है फ्लैट स्लोप, बेस फेलोर में फ्लैट स्लोप होता है, लेकिन क्या है, सॉइल मास जो है वो ऊपर के कंपैरिजन में नीचे सॉफ्ट या वीक है, मतलब ऊपर के कंपैरिजन में, मतलब टो के ऊपर जो है सॉइल वो आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सॉइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज़्यादा हार्ड सॉइल है, और टो के नीचे जो सॉइल है यानी बेस में जो सॉइल है वो आपका जो है सॉफ्ट या वीक है, तो आपका ये बेस फेलोर होता है। अब कुछ स्लोप एंगल, एक स्लोप एंगल ये होता है कि मतलब ये तुम्हारा आपका डायरेक्ट चीज़ है कि जो आपका बीटा, जो आपका एंगल है बीटा, स्लोप एंगल बीटा यदि आपका 53 डिग्री से ज़्यादा हो, या स्लोप एंगल बीटा आपका 53 डिग्री से ज़्यादा हो फॉर एनी वैल्यू ऑफ फाई, कोई भी वैल्यू ऑफ फाई के लिए तुम्हारा बीटा ग्रेटर देन 53 डिग्री हो, तो हमेशा टो फेलोर होता है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। अब एक दो चीज़ें ये हैं कि इसको फाइनाइट स्लोप के हम कैसे एनालिसिस कैसे करें, तो फाइनाइट स्लोप के एनालिसिस के लिए मेथड्स जो हैं वो है आपका टोटल स्ट्रेस अप्रोच भी आप अप्लाई कर सकते हो और इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल स्ट्रेस अप्रोच है आपका जो है, टोटल स्ट्रेस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो आपके हैं स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड है और फ्रिक्शन सर्कल मेथड है। स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड है आपका एक, दूसरा फ्रिक्शन सर्कल मेथड है। स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड में क्या होता है, इसको हम मेथड ऑफ स्लाइसेस भी बोलते हैं। स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड में इसमें हम डिफरेंट स्लाइसेस लेके उसका फिर हम क्या कहते हैं, उसका देखते हैं कि रिस्टोरिंग मोमेंट कितना है और ओवरटर्निंग मोमेंट कितना है, तो यानी रोटेटिंग मोमेंट कितना है, और उसी हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका हो जाएगा रेसिस्टिंग मोमेंट अपॉन रोटेटिंग मोमेंट, जो कि हो जाएगा C/L/1 R समेसन ऑफ n टाउ tan phi R अपॉन समेसन ऑफ T/R। ये कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछना नहीं है, तो इसको कहीं ध्यान देना भी ना, ये सब्जेक्टिव में भी नहीं पूछता है। तो बस ये याद कर लो कि स्वीडिश स्लिप सर्कल मेथड को हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ स्लाइसेस भी बोलते हैं। ये फेलिनियस ने इसको बनाया था, फेलिनियस द्वारा डेवलप किया गया था, फेलिनियस द्वारा, और ये टोटल स्ट्रेस पे बेस्ड है। और ये हो गया। और फ्रिक्शन सर्कल मेथड दूसरा है। फ्रिक्शन सर्कल मेथड क्या है, ये भी टोटल स्ट्रेस अप्रोच पे ही बेस्ड है, और इसमें क्या होता है, दो सर्कल होते हैं, एक होता है तुम्हारा फ्रिक्शन सर्कल और एक होता है स्लिप सर्कल। फ्रिक्शन सर्कल का रेडियस R' होता है, और स्लिप सर्कल जो होता है, जो बड़ा वाला सर्कल होता है, उसका रेडियस होता है R। तो और इसमें R' और R यानी कि दोनों के रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल और रेडियस ऑफ स्लिप सर्कल में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है R' = R sin phi। ये पूछा जाता है R' = R sin phi, मतलब रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ स्लिप सर्कल इंटू साइन फाई के बराबर। अब दो अप्रोच ये तो हो गए आपके टोटल स्ट्रेस पे बेस्ड थे। अब दो अप्रोच आपके हैं जो इफेक्टिव स्ट्रेस पे बेस्ड हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस पे बेस्ड एक मेथड है आपका, वो मेथड है एक बिशप मेथड, वो भी एक इफेक्टिव स्ट्रेस पे बेस्ड मेथड है बिशप मेथड। बिशप मेथड में भी स्लाइसेस करके उसका रेसिस्टिंग मोमेंट और रोटेटिंग मोमेंट हम निकालते हैं, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाता है रेसिस्टिंग मोमेंट अपॉन रोटेटिंग मोमेंट। तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस पे बेस्ड है। नाम याद करना कि भाई बिशप मेथड था, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस पे बेस्ड था और उसमें स्लाइसेस कर रहे थे। और उसके बाद दूसरा मेथड जो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस पे बेस्ड है वो है टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर मेथड। टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर मेथड में जो आपका है वो है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस पे बेस्ड है ये। और इसमें सडन ड्रॉडाउन यदि होता है तो गामा इक्वल टू गामा सैचुरेटेड रखा जाएगा, और वेटेड तुम्हारा 5W आपका वेटेड यूज होगा। उस समय SN इक्वल टू होगा, SN के लिए फाइंड करने के लिए 5W इक्वल टू जो होगा गामा डैश बाय गामा सैचुरेटेड इंटू 5। ये ज़्यादा काम का इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ध्यान कहाँ देना है आपको इसमें, वैसे भी ये बहुत कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर भी कहाँ ध्यान देना है आपको। स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ फाइनाइट स्लोप में फेल्योर कैसे हो रहा है, स्लोप टू और बेस फेल्योर क्या है, और इसके नाम और क्या क्या, मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें जो भी बताई थी। और उसी तरह आप उसके ऊपर में आप जो इनफाइनाइट स्लोप में आपको कोहेजनलेस का तीनों केस ध्यान रखना है, और कोहेसिव का पहला वाला केस अच्छे से ध्यान रखना है, और उसके ऊपर फिर आपका और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ये आपका टॉपिक हो गया स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स हो गया, इसमें इससे बाहर कुछ नहीं है, और इसके कुछ न्यूमेरिकल वगैरह एक दो आप देख लीजिएगा,
तो आपका ये पूरा हो जाएगा लगभग, ठीक है। और फार्मूले यही थे, फार्मूले और थ्योरी इतना ही थी। और उसके बाद हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक बचता है, सॉइल सैम्पलिंग या सॉइल एक्सप्लोरेशन। जैसे आप सॉइल को डिफरेंट आप क्या करते हैं, लैब में टेस्ट जब करते हैं तो क्या होता है, लैब में टेस्ट करते हैं, फील्ड में टेस्ट करते हैं, तो आपको सैंपल लेने पड़ते हैं ना सॉइल के। तो सॉइल सैंपल लेने के भी मेथड होते हैं कि भाई कब अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग करनी है, किस पैरामीटर के लिए, किस पैरामीटर या किस प्रॉपर्टी को निकालते समय आपको डिस्टर्ब सैंपल भी चल जाएगा। तो और फिर कब किसको डिस्टर्ब सैंपल बोलेंगे, किसको अनडिस्टर्ब बोलेंगे, और फिर सैम्पलर क्या होता है, कैसे कैसे सैम्पलर डिज़ाइन होता है, ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे। तो सॉइल सैम्पलिंग में पहले हम देखते हैं भाई अनडिस्टर्ब सैंपल और डिस्टर्ब सैंपल होता क्या है। तो अनडिस्टर्ब सैंपल वो होता है कि जहाँ पे जब आप सैम्पलिंग करो तो आपका सॉइल स्ट्रक्चर, मिनरल कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट, मतलब सॉइल का स्ट्रक्चर, ये सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वो ना टूटे, और आपका मिनरल कंटेंट जो है, मिनरल कंटेंट ना चेंज हो, और मॉइस्चर कंटेंट ना चेंज हो। तो ये आपका होता है अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग। अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग में आपको ये करना मुश्किल काम है कि आपका सॉइल स्ट्रक्चर भी नहीं, आपका क्या कहते हैं, अनचेंज हो रहा है, आपका मिनरल कंटेंट भी अनचेंज रह रहा है, मॉइस्चर कंटेंट भी अनचेंज रह रहा है। अब इसका यूज कहाँ होता है, मतलब कौन कौन से प्रॉपर्टीज निकालते समय हमें अनडिस्टर्ब सैंपल चाहिए, ये पूछता है कि कौन कौन से प्रॉपर्टी में अनडिस्टर्ब सैंपल चाहिए। तो क्या है इसमें, परमिबिलिटी, जैसे परमिबिलिटी निकालते समय आपको अनडिस्टर्ब सैंपल चाहिए। शियर स्ट्रेंथ निकालते समय सीसी, सीबी और एमबी, मतलब कि आपको जो कंसोलिडेशन में कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कंप्रेशन इंडेक्स जो बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, और एमबी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, और के यानी परमिबिलिटी। तो देखो ये चार तो एक दूसरे से रिलेटेड थे, के, सीसी, सीबी, एमबी, ये हो गए, और शियर स्ट्रेंथ। इसके लिए फिर तुम्हें लगते हैं अनडिस्टर्ब सैंपल। तो डिस्टर्ब सैंपल में क्या है, डिस्टर्ब सैंपल में क्या है कि सॉइल स्ट्रक्चर, मिनरल कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो सकते हैं सैम्पलिंग के दौरान, तो उसको हम डिस्टर्ब सैंपल बोलते हैं। तो डिस्टर्ब सैंपल में भी दो तरह के सैंपल होते हैं, मतलब डिस्टर्ब सैंपल में इतना भी ना डिस्टर्ब कर दो कि भैया कुछ पता ही नहीं लगे। तो डिस्टर्ब सैंपल में भी दो तरह के सैंपल होते हैं, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल और एक होता है नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वो होता है कि आपका सॉइल स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हुआ है, सिर्फ आपका सॉइल स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हुआ है, बाकी आपका मिनरल कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट ये आपका अनचेंज है, मतलब आपका मिनरल कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ सॉइल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन आया है। तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बोलते हैं कि मतलब उस आपका जहाँ पे फील्ड में जो आपने सैंपल लिया उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है अभी। तो ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल यूज कहाँ होता है, ये यूज होता है आपका कंसिस्टेंसी लिमिट में, जी में, यानी क्या कहते हैं आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते समय, कंसिस्टेंसी लिमिट में, जी में, पार्टिकल साइज एनालिसिस में, यहाँ यूज कर सकते हो। बाकी यदि अनडिस्टर्ब सैंपल तो कहीं भी मतलब जिसके लिए मिल जाए उसके लिए अच्छा है, बाकी इन पैरामीटर के लिए ये भी चल जाएगा। ये मतलब है कि वहाँ पे ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल भी चल जाएगा। जैसे कंसिस्टेंसी लिमिट आपको निकालनी है, मतलब आपको मतलब लिक्विड लिमिट निकालनी है, प्लास्टिक लिमिट निकालनी है, या फिर श्रिंकेज लिमिट निकालनी है, तो उन लिमिट्स के लिए आप ये यहाँ इससे काम चल सकता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से। या फिर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है या पार्टिकल साइज एनालिसिस करना है, तो इसमें आपका ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चल जाएगा। और बाकी अनडिस्टर्ब सैंपल तो सब में ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छा ही है, मिल जाए आपको। नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होते हैं, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होते हैं कि आपके तीनों प्रॉपर्टी चेंज हो गई, मतलब तीनों चीज़ें चेंज हो गई, सॉइल स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, आपका मॉइस्चर कंटेंट भी चेंज हो गया, मिनरल कंटेंट भी चेंज हो गया, सारे मॉडिफाइड हो गए। तो आपको फिर क्या करते हैं, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जब वो कुछ भी दिखाई नहीं रहा, मतलब मॉइस्चर कंटेंट भी चेंज हो गया, मिनरल कंटेंट भी चेंज हो गया, स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, जब वो कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, वो कुछ अलग ही बन गया, तो सॉइल टेस्टिंग में यूज ही क्या है उसका। तो इसलिए कोई यूज नहीं होता है इसका सॉइल टेस्टिंग में नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का। अब हम चलते हैं सैम्पलर पे कि सैम्पलर कैसा होना चाहिए। तो सैम्पलर में पहले 2-3 चीज़ें देख लो कौन कौन से डायमेंशन हैं, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग में क्या होता है, एक ऊपर ये सैम्पलिंग ट्यूब होता है और नीचे आपका कटिंग एज लगा होता है, ठीक है। ऊपर सैम्पलिंग ट्यूब है, नीचे कटिंग एज लगा है। तो सैम्पलिंग ट्यूब में देखोगे आपका एक D3 है और एक D4 है, मतलब इनसाइड डाया आपका D3 है और आउटसाइड डाया जो आपका है D4 है। और उसी तरह कटिंग एज में भी आपका कटिंग एज देखोगे तो कटिंग एज में क्या आपका इनसाइड वाला D1 है और आउटसाइड वाला क्या है, D2 है। तो आप एक चीज़ इसमें देखोगे कि इनसाइड में भी आपको कुछ क्लियरेंस छोड़ा गया, मतलब कि जो आपका D1 जो है वो D3 से छोटा है, मतलब इनसाइड में भी आपका कुछ क्लियरेंस छोड़ा गया है
और आउटसाइड में भी कुछ क्लियरेंस छोड़ा गया, मतलब कि D2 आपका D4 से बड़ा है, तो आउटसाइड के में भी आपका क्लियरेंस छोड़ा गया है, इनसाइड में भी क्लियरेंस छोड़ा गया है। अब ये भी हमें क्या करना है, ये क्यों छोड़ा गया, कैसे, ये भी देखते हैं। तो इनसाइड क्लियरेंस जो होता है, इनसाइड क्लियरेंस होता क्या है, CI इक्वल टू होता है आपका इनसाइड में इनसाइड वाला यूज होगा। तो क्या यूज होगा, तो आपको तो पता ही, देखो बड़ा वाले में से छोटा वाला घटाना है अपॉन छोटा वाला रखना है, यही आपको दोनों में ही करना है, इनसाइड आउटसाइड दोनों में भी। तो इनसाइड में क्या है, CI इक्वल टू क्या है, D3 - D1 अपॉन D1 इंटू 100, D3 - D1 अपॉन D1 इंटू 100। ये होता है इनसाइड क्लियरेंस आपका होता है 1 से 3% के बीच में, 1 से 3% के बीच में आपका होता है। और ये करता क्या है, आपको इनसाइड क्लियरेंस क्यों देते हैं, इनसाइड क्लियरेंस इसलिए देते हैं ताकि ये फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए सॉइल सैंपल और सैम्पलिंग ट्यूब के बीच में, मतलब सॉइल सैंपल और सैम्पलिंग ट्यूब के बीच में जो आपका है वो आपका फ्रिक्शन जो है उसका रिड्यूस हो जाए। तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो इससे मतलब क्या निकलेगा कि आपका जब आपका अंदर जाएगा तो इलास्टिक एक्सपेंसन हो सकता है, इलास्टिक एक्सपेंसन उसका हो जाएगा, आराम से वो सॉइल निकल जाएगा। और आउटसाइड क्लियरेंस क्या होता है, आउटसाइड क्लियरेंस होता है C0, आउटसाइड क्लियरेंस C0 जो होता है वो इक्वल टू होता है D2 - D4 अपॉन D4 इंटू 100। D2 बड़ा था, D4 छोटा था, तो D2 - D4 अपॉन D4 इंटू 100। देखो आपको, देखो इनसाइड में आपके जो इवन वाले हैं, इनसाइड में जो आपके ऑड वाली वैल्यू वो आ रही हैं, आउटसाइड में आपके इवन वाली वैल्यू आ रही हैं, बस इतना ध्यान रखो। तो आउटसाइड वाले में क्या, C0 इक्वल D2 - D4 अपॉन D4 इंटू 100। इसकी वैल्यू होती है 0 से 2% के बीच में, हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है, मतलब कुछ तो आउटसाइड क्लियरेंस आपको देने देना है, तो हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, 0 से 2% के बीच में होता है, ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। उसके बाद तीसरा टर्म आपका है एरिया रेशियो। एरिया रेशियो क्या होता है, एरिया रेशियो आपका है ये कटिंग ट्यूब के लिए, एरिया रेशियो आपका है कटिंग ट्यूब के लिए। तो एरिया रेशियो है D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर इंटू 100, मतलब π/4 भी इसमें मल्टीप्लाई था, लेकिन π/4 सब जगह रहेगा तो कट जाएगा, π/4 D स्क्वायर D2 स्क्वायर माइनस π/4 D1 स्क्वायर अपॉन π/4 D1 स्क्वायर, π/4 कट गया, तो यही आ गया आपका फार्मूला एरिया रेशियो का कि D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर इंटू 100। तो ये हो गया आपका एरिया रेशियो। और आपका एरिया रेशियो जो होता है ये कम से कम रखने की कोशिश होती है, मतलब आप एरिया रेशियो कम से कम रखो, जैसे जितना आपका लेसर एरिया रेशियो रहेगा, एरिया रेशियो लेसर रहेगा, उससे तुम्हारा क्या होगा, शार्प एज होगा। जितना ज़्यादा एरिया रेशियो लेसर होगा उतना क्या होगा, शार्प एज होगा, और जितना ज़्यादा एरिया रेशियो होगा उतना क्या होगा, ब्लंट एज उतना ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमें शार्प एज रखना है, तो इसलिए हमें एज लेस, मतलब जितना छोटा आप रख सको एरिया रेशियो उतना रखो, ठीक है। तो ठीक है, तो अब बात इसमें क्या हुई कि अब एरिया रेशियो तुम्हारा होना कितना चाहिए, ये स्टिफ क्ले के लिए होना चाहिए लेस देन 20, और सेंसिटिव क्ले के लिए तुम्हारा होना चाहिए लेस देन 10। स्टिफ क्ले के लिए होना चाहिए लेस देन 20 और सेंसिटिव क्ले के लिए होना चाहिए लेस देन 10। अब एरिया रेशियो शुड बी लेस देन 10% एंड नो केस एक्सीडिंग 20%। तो वही लिखा है कि भाई 10% से कम होना चाहिए, लेकिन किसी भी केस में 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10% वही आपका सेंसिटिव क्ले के लिए था कि लेस देन 10% सेंसिटिव क्ले के लिए होना चाहिए, और स्टिफ क्ले के लिए लेस देन 20%। रिकवरी रेशियो क्या होता है भाई, अब एक होता है रिकवरी रेशियो। तो रिकवरी रेशियो होता है आपका, जैसे आपने सैंपल से निकाला सैंपल, तो आपका पहले पेनिट्रेशन लेंथ आपका H था, अब रिकवर्ड लेंथ आपका L आया है, तो उस रिकवरी रेशियो में हमें देखना होता है कि ये श्रंक हुआ है कि स्वेल हुआ है, क्या हुआ है। तो रिकवरी रेशियो आपका रेशियो होता है रिकवर्ड लेंथ ऑफ सैंपल अपॉन पेनिट्रेशन लेंथ ऑफ सैम्पलर, रिकवर्ड लेंथ ऑफ सैंपल अपॉन पेनिट्रेशन लेंथ ऑफ सैम्पलर, L/H, LR इक्वल टू L/H। ये होता है L होता है आपका रिकवर्ड लेंथ ऑफ सैंपल, H होता है पेनिट्रेशन लेंथ ऑफ सैम्पलर। ये तो आपका रिकवरी रेशियो 1 आता है, तो अच्छा रिकवरी है, गुड रिकवरी है। इसका मतलब जितना आपने पेनिट्रेट किया था सैम्पलर के लेंथ को, उतना ही आपका सैंपल रिकवर होकर उतने लेंथ का आ गया, तो गुड रिकवरी है। ये तो आपका एक ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, आपका रिकवर्ड लेंथ बढ़ गया है, इसका मतलब क्या हो गया, सॉइल आपका सैंपल स्वेल कर गया है, तो वो फिर स्वेल्ड सैंपल हो जाएगा। ये तो आपका LR लेस देन 1 है। LR लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, रिकवर्ड लेंथ आपका कम हो गया, इसका मतलब वो श्रंक हो गया, तो उसको फिर श्रंक सैंपल बोलेंगे। तो आपकी ये चीज़ें हो गई कि रिकवरी रेशियो LR इक्वल टू L/H होता है, LR इक्वल टू 1 तो आपका गुड रिकवरी, LR ग्रेटर देन 1 स्वेल्ड सैंपल, LR लेस देन 1 आपका श्रंक सैंपल। एरिया रेशियो, और ये आपका हो गया सैम्पलर में इनसाइड क्लियरेंस, आउटसाइड क्लियरेंस और एरिया रेशियो।
इनसाइड क्लियरेंस आपका होता है, इनसाइड क्लियरेंस आपका क्या होता है, इनसाइड क्लियरेंस होता है आपका D3 माइनस D1 अपॉन D1 इंटू 100, ये होता है आपका 1 से 3% के बीच में। और आउटसाइड क्लियरेंस आपका होता है D2 माइनस D4 अपॉन D4 इंटू 100, ये होता है आपका 0 से 2% के बीच में। और एरिया रेशियो आपका होता है AR इक्वल टू होता है D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर इंटू 100, ये होता है शुड बी लेस देन 20 फॉर स्टिफ क्ले और शुड बी लेस देन 10 फॉर सेंसिटिव क्ले। और उसके बाद हम ये हो गया कि अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग, अनडिस्टर्ब सैम्पलिंग ये होती है कि सॉइल स्ट्रक्चर और आपका मिनरल कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट ये आपका अनचेंज रहे, तो आपका हम बोलते थे अनडिस्टर्ब। और डिस्टर्ब वाला क्या था, और किस में हमेशा अनडिस्टर्ब ही चाहिए, KCC CV MB और सी स्ट्रेंथ में। डिस्टर्ब में दो तरह के थे, रिप्रेजेंटेटिव नॉन रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव था जिसमें सिर्फ सॉइल स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो रहा था, बाकी दोनों अनचेंज रह रहे थे। तो इसका यूज कहाँ पे कर सकते हो, कंसिस्टेंसी लिमिट, G, पार्टिकल साइज, क्लासिफिकेशन में, एनालिसिस में। नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में तीनों मॉडिफाई हो जाते हैं, किसी काम का नहीं है। तो आपका देखो सॉइल सैम्पलिंग हो गया, और सॉइल सैम्पलिंग हो गया, और आपका स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप हो गया। तो आपके जो दो लास्ट के चैप्टर बच रहे थे वो हो गए। अब बाकी एक बचता है कि क्या कहते हैं, सॉइल को स्टेबल कैसे करते हैं। जैसे कि आपका ये सब होता है कि लाइम यूज कर लो, सीमेंट यूज कर लो, तो इसमें सिर्फ यही पूछता है भाई कौन कौन सा चीज़ यूज हो सकता है। तो स्टेबल करने के लिए सॉइल को स्टेबल करने के लिए आपको यूज होता है लाइम यूज कर सकते हो आप, लाइम मतलब कैल्शियम कंपाउंड। और आपका यूज कर सकते हो सीमेंट यूज कर सकते हो, आपका डिफरेंट वो कहते हैं मैट्स वगैरह आती हैं वो यूज कर सकते हो, फैब्रिक्स। और कुछ आपके फ़िल्टर वगैरह, मतलब फ़िल्टर या मतलब क्या बोलते हैं उसको, फैब्रिक मैट ही बोलते हैं, जियो टेक्सटाइल होते हैं वो, उनको भी यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, नाम बस याद रखना है। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इतने तो एक ही लाइन का था कि भाई लाइम यूज कर सकते थे, ये यूज कर सकते थे, ऐसा चीज़ है। और क्या यूज कर सकते हैं, और क्या है भैया, और एक वो था स्वेलिंग वगैरह का, डिफरेंशियल फ्री स्वेल वैल्यू और ये सब था। तो 2-3 वैल्यू हैं वो आपका याद कर लो, एक टेबल है छोटी सी, तो आप उसको याद कर लो, मैंने लिखा नहीं है कि कब तुम्हारा हाई स्वेलिंग वाला होगा, कब मीडियम स्वेलिंग होगा, कब लो स्वेलिंग होगा, ये वाला याद कर लो। और डिफरेंशियल फ्री स्वेल वैल्यू क्या होती है, एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब हो सकता है मैं अगले लेक्चर में बता ही दूँ पूरा। लेकिन अब यहाँ पे आपका सॉइल पूरा ख़त्म हो गया है, सॉइल में आपका कुछ नहीं बचा है। हमने लगभग 13-14 लेक्चर लिए और इसमें सॉइल ख़त्म हो गया। तो लगभग कितना मिनट हमारा 8 घंटे का हुआ होगा लगभग पूरा टोटल। तो 8 घंटे में 8-9 घंटे में आपका सॉइल ख़त्म हो गया। ये एक बड़ा सब्जेक्ट था। अब कोई एक और सब्जेक्ट लेंगे, उसको भी हम ख़त्म करेंगे, जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, आपका रिवाइज करवाएंगे और हम खुद भी रिवाइज करेंगे। और ठीक है, तो इसी के साथ आप चैनल इसको वीडियो देखिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और यदि आपको PDF या क्विज चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल इसके सिविल रिवाइंड के टेलीग्राम चैनल को जोड़ सकते हैं, मतलब उस पर आपको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नए सब्जेक्ट के साथ और न्यू लेक्चर्स के साथ, जो कि थोड़े और एक्साइटिंग होंगे। ठीक है, धन्यवाद।